नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज की इस रात की 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कुछ छोटी छोटी चर्चा है, कोई डिबेट नहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो है कि भाषाओं के गिरते स्तर का। और उससे भी बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार के उदाहरण सत्ता पक्ष की ओर से आते हैं। बहुत दुखद बात है और ये कोई पहला मौका नहीं है सत्ता पक्ष की ओर से। अनेकों बार किस किस प्रकार क्या क्या कहा गया है वो आप जानते हैं। मैं एक छोटा सा, जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के हैं, ठीक है, आपको तो खैर जायज सी बात है। अब उनका एक ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या किस प्रकार ट्वीट उन्होंने लिखा है, किस निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने राहुल गांधी के लिए कि पप्पू कब वैक्सीन लगवाएगा। पप्पू इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने डाला है। या भटकाना, भरमाना, हालांकि भरमाना शब्द होता है, भ्रमाना उन्होंने उनकी हिंदी, चलिए कोई बात नहीं है। भय भ्रम का भौकाल ही है पप्पू की प्रतिरोधक क्षमता। कर लीजिए, ऐसे ऐसे लोग तो मंत्री बने बैठे हैं। कभी आप सुनते हैं गिरिराज सिंह की भाषा, कभी सुनते हैं आप साक्षी, जिनको महाराज कहा जाता है, ऐसे लोगों की भाषा, और कभी कभी इन्हीं सबके प्रेमी जिम ट्रेनर रामदेव की भाषा आप लोगों ने देखी है। तो अगर ये लोग ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, अब इनको कोई कहने लगे गप्पू का चप्पू या कुछ भी कहने लगे इनको, तो कैसा लगेगा इन लोगों को, या किसी और प्रकार के शब्दों का, फिर ये तब उछलेंगे, फिर सब पजामे में से निकल निकल के बाहर भागेंगे। उदाहरण शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे अगर मंत्री, क्या सीखेगी नई जनरेशन आने वाली आज के समय में? शर्म भी नहीं आती इन लोगों को ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए। मुझे कहने में कोई ना गुरेज है ना मुझे किसी प्रकार का डर है। बहुत सीधी सी बात है। चलिए, अब उससे आगे आपको मालूम है, हमने कुछ दिन पहले बक्सवाहा के जंगलों की चर्चा की थी, जहां पर 382 हेक्टेयर या उससे भी कुछ अधिक के जो जंगल थे पुराने, उनकी कटाई के ऑर्डर सरकार ने कर दिए हैं। और उसमें से आपको बताया था लगभग 2.25 लाख, 2,15,387 या उससे कुछ ऊपर ऑफिशियल रिकॉर्ड में उतने पेड़ काटे जाने। और बदकिस्मती देखिए इस हिंदुस्तान की, विकास के नाम पर उत्तराखंड गंजा कर दिया गया, विकास के नाम पर हरिद्वार गंजा कर दिया गया, 500 700 साल पुराने पेड़ उड़ा दिए गए विकास के नाम पर। विकास के नाम पर या टूरिज्म के नाम पर क्या नाम है, गौमुख न जाने कितना पीछे चला गया। विकास के नाम पर सड़कों पर, राजमार्गों पर जो हरियाली थी वो पता नहीं कहां गए। हम ये नहीं कह रहे विकास, और विकास के नाम पर पहाड़ आज बार बार लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ गिरते हैं, टूटते हैं, उसका कारण क्या? का कारण यही, हम बार बार विकास के नाम पर उनको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, डायनामाइट लगाते हैं, तो होना क्या है? यही सब कुछ होना, यही टूटने, उनकी नींव कमजोर पड़ती है। और रही बात पेड़ों की कटाई की, दोहन की, अंधाधुंध कटाई की, आपको मालूम, अरे स्कीमें बनती हैं। ये वाली भी स्कीम जो बक्सवाहा के जंगल की थी, ये भी कोई आज की नहीं है। सरकारें स्कीम बनाती है, प्लानिंग बनाती है, तो उस समय जब आपको पता है कि यहाँ पर इतने पेड़ है, तो 10 साल पहले लगा दीजिए ना उन पेड़ों को। फिर देखिए जब वो जंगल काटने हो, जिस भी संस्था को आपने ऑर्डर दिया है, उस संस्था से कहिए पहले इतने पेड़ आप गिनवा दीजिए, तो यार 10 साल में इतने बड़े हो गए हैं, 10 साल में एक हाइट तो पकड़ता है पेड़, जितने आपने काटने उतने गिनवा दीजिए। ये नहीं है ना कि जी इतने पेड़ लगाएंगे, लगाएंगे के बाद जीवित कितने बचेंगे, और उसमें भी वो कीकर के जंगल बो दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसे जो मैं तो कहूँ एक तरीके के कुकर्मी हैं, इन लोगों को ये जब पेड़ काटे जाते हैं तो कुछ खाना पूर्ति के लिए थोड़े बहुत आंदोलन होते हैं, कुछ एनजीओ होती हैं, और एनजीओ के हालात ज्यादातर के आपको पता नहीं, उन्हें अपने फंड्स जो है बनाए रखने के लिए अपने आप को कहीं थोड़ा बहुत, कहीं प्रदर्शन आदि आदि करते हैं, कहीं पेड़ से चिपक कर दिखाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं फोटो खिंच जाती हैं थोड़ी बहुत, आगे इसके सिवा कोई परिणाम शून्य। और अब इसी प्रकार की एक खबर आ रही है कि किसी व्यक्ति ने जो मध्य प्रदेश का जो है समसगढ़ है, वहां पे समसगढ़ के पास आमला गांव है, वहां पे 50 साल पुराने 100 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। हालांकि उसने अपने फार्म हाउस बनाने के लिए निजी भूमि पर काटे गए। अब देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, जांच होती है नहीं होती है, क्योंकि सबको राजनीति से फुर्सत का, राजनीति तो इन दिनों अगर उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए आप,
तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो इन दिनों सीधा सीधा सब आता है, पंचायत चुनाव, पंचायत अध्यक्ष चुनाव, आदि आदि दुनिया भर की चीजें। अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए थे कि भाई उनको उनके लोगों को जाने ही नहीं दिया गया पुलिस शासन प्रशासन की मदद से। आपको मालूम है ना, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे अभी 2019 के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी के वाराणसी क्षेत्र के अंदर भी आरोप लगे थे, और एक फौजी भी थे, पूर्व फौजी, वो भी भरना चाह रहे थे। बहुत ज्यादा ये चीज चर्चा में आई थी। अब यही सब कुछ हो रहा है आजकल। कहा जाता है जिसकी लाठी इसकी भैंस। तो जो सत्ता में बैठा वो अपना इस तरीके से अंधेर करती चलेगी। आप क्यों नहीं जाने देते? क्या डर है आप लोगों को? नहीं जानते। एक बड़ा अच्छा सा किसी ट्वीट आया है मेरे पास, और ट्वीट में मैं देख रहा हूँ, उन्होंने एक आरोप लगाया कि आप बीएसपी के बारे में, क्योंकि बीएसपी आपको पता है इन दिनों जो बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर पिछले बार का चुनाव उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था, और अपना उल्लू सीधा हुआ और वो अलग हो गए। हालांकि अब उनके भी कई साथी उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और इन दोनों पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सहायक बनी, दिखाने के लिए कुछ भी कह दे। और उसी के अंदर अब हालांकि पीछे ट्वीट, 2-4 ट्वीट करके रह जाते हैं। और एक नया किसी ने बहुत अच्छा आंकड़ा भेजा है मुझे कि मथुरा में कुल 33 जिला पंचायत सदस्य, गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर 33 जिला पंचायत सदस्य हैं। इनमें सबसे ज्यादा बीएसपी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास 13 पंचायत सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास 8 है, और राष्ट्रीय लोक दल के पास 8 है, अर्थात आरएलडी जिसको कहते हैं। तो बीजेपी और आरएलडी के पास 8 पंचायत सदस्य हैं, और 4 जो हैं वो वहां पर निर्दलीय है। अब गौर कीजिएगा, वो कहते हैं कि बसपा के ने यहां पर भी, मथुरा क्षेत्र की बात चल रही है, यहां पर भी अध्यक्ष का कैंडिडेट नहीं उतारा है। गौर कीजिएगा, अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, और बल्कि उन्होंने किया क्या है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट का प्रस्तावक बना है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं पंचायत अध्यक्ष के लिए, उनके प्रस्तावक कौन बने? बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जो रहे। तो साफ साफ ये चीजें नजर आती है। अब इससे आगे अगर थोड़ा सा हम लोग और चलकर देखें तो उसके अंदर आपको एक चीज और, आपको पता है इन दोनों जो सबसे ज्यादा तू में हो रही है, वो हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। और यहाँ ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से आपने पिछले वर्ष देखा होगा, जो फिल्म स्टार है कंगना, तो उसके केस के अंदर जो कोश्यारी साहब वहां के जो राज्यपाल है, वो किस प्रकार उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी नाम आता है, चलो क्या कहोगे, क्योंकि सत्ता में तो उनके प्रवक्ता के रूप में काम किया, गरिमा भयंकर तरीके से उन्होंने गिराई वहां पर। और अब उससे भी ज्यादा अगर कोई पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से अगर कोई लगा हुआ है तो वो धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। आपको मालूम है जब वहां पर शपथ ग्रहण समारोह था तब भी किस प्रकार की उन्होंने बातें, जो कुछ भी कही थी, जो नहीं कहनी चाहिए थी कम से कम उस समय के ऊपर। अब ममता बनर्जी ने उनके ऊपर एक आरोप लगा दिया है जगदीप धनखड़ के ऊपर कि भ्रष्ट है, और जैन हवाला कांड में इनका नाम आया था। और मैं बता दूं, जैन हवाला कांड मेरे ख्याल से अब से लगभग 23-24 वर्ष पहले की बात होगी, 20 वर्ष से तो ज्यादा हो गया। उसमें शरद यादव, लाल कृष्ण आडवाणी आदि कई नेताओं के नाम आए थे, कांग्रेस पार्टी के भी नेता थे उनके अंदर, इन सब लोगों के नाम आए थे। तो अब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कई बार मांग भी की है केंद्र सरकार से कभी इनको बुलाया जाए वापस, और उन्होंने आरोप लगाया कि अभी आपका क्या मकसद है, आपका क्यों ये उत्तरी बंगाल का विभाजन कराने के मकसद से शायद उन्होंने उत्तरी बंगाल का दौरा किया। अभी पीछे भी देखा होगा आपने, दूसरी स्टेट के अंदर भी गए थे, लगती हुई स्टेट के अंदर, वहां पर कि भाई यहाँ से जो हिंसा से पीड़ित हुए लोग वो वहां गए। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये गरिमा पूर्ण काम तो नहीं है राज्यपाल की, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस बात के लिए, आप चिंतित हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रदेश के अंदर कोई स्थिति बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल, लेकिन एक तरीका होता है, लेकिन शायद उनको तरीके पसंद नहीं है। तो अब बात है, हालांकि उन्होंने भी ये कह दिया, जगदीप धनखड़ ने भी, वो कहते हैं कि भाई जब उन्होंने, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाई ये भ्रष्ट है और केंद्र ने इन्हें कैसे बना दिया राज्यपाल, तो उन्होंने भी फिर
कहा ही है, जगदीप धनखड़ ने यहाँ तक कह दिया कि भाई मैंने कोई बच्चों के दस्ताने नहीं पहन रखे, अगर ज्यादा हो फिर मैं भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरूंगा। और कुछ आरोप प्रत्यारोप का मतलब कुल मिलाकर राजनीति का स्तर गिराने वाली बात। अब आज के समय में क्योंकि आप जब ट्रोल आर्मी होती है, आपको मालूम है ट्रोल आर्मी का तो काम है, उन्होंने तो सीधा सीधा जो भी कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके ऊपर आरोप लगाने। तो ये राजनीति का दौर आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ राजनीति के अंदर बड़ा दुख सा होता है कई बार कि भाई किस प्रकार के शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं नई युवा पीढ़ी को राष्ट्र। अब एक और जो इस समय चर्चा में बना हुआ है वो ये है कि कुछ लोग कहने लगे कि भाई मतलब इस तरीके का टाइटल लिखा जाने लगा कि, और खासतौर से डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि राष्ट्रपति चले या राष्ट्रपति कोविंद चले नरेंद्र मोदी की राह। और ये उस समय से ज्यादा करते हैं कि भाई जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल बना है, वो जब बांग्लादेश बना तो उस समय मैं भी जेल में गया था। अब उसके बाद क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि भाई मैं मेरी 5 लाख तनख्वाह जो अभी कानपुर और अपने गांव की तरफ हो गए हैं, हालांकि बड़ा प्रचारित किया जा रहा था राष्ट्रपति जी के बारे में, ट्रेन से गए। अरे भैया ट्रेन स्पेशल ट्रेन है और राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन है, कोई आम ट्रेन के अंदर नहीं गए वो चढ़ के कि भाई चलो कोई एक अलग कोच लगा दिया। और उसमें भी मालूम है कि उनके काफिले के लिए किस प्रकार एक शायद उमा मिश्रा जो भी है, एक उद्यमी महिला, उनकी डेथ हो गई। 1 घंटे से ज्यादा तक वो काफिला रोक के रखा गया पुलिस के द्वारा, और अब गाज भी पुलिस पर ही गिर रही है। अब पुलिस की ये एक बड़ी दिक्कत होती है, वो कहते हैं करा तो मरा, नहीं करता हूं तो मरा, उनकी विचारों की ये जान को आफत है। तो खैर जो भी कुछ है, अब उसके अंदर उन्होंने जो भाषण में वहां कहा जी मेरे 5 लाख तनख्वाह, लोग सोचते हैं कितना कमाते होंगे, 5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, लेकिन नहीं मालूम आप लोगों को कि 2.25 लाख मेरे उसमें टैक्स में कटते। अब जो चर्चा है वो यही है कि जो जानकारी आ रही है अभी तक उसमें कि और कि भाई जो राष्ट्रपति जो महोदय है, राष्ट्रपति महोदय, उसमें संविधान के अनुच्छेद 59 अर्थात 59 के तीसरे हिस्से में 59 ब्रैकेट में 3 में ये साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो आयकर मुक्त होगा। फिर राष्ट्रपति पर कैसे टैक्स कट रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय बन गया। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति जी भी जोश जोश में कुछ छोड़ तो नहीं गए किसी बात के लिए, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के संदर्भ में बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, जाने अनजाने कह जाते हैं, गलत होती है, आप उसको झूठ कह लीजिए, गलत कह लीजिए। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बार बार वही एक चूक हो सकती है, पहली बात तो प्रधानमंत्री से चूक नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर का स्टाफ होता है जिनको कितने लाख रुपए तनख्वाह जाती है, किस लिए? ताकि सही चीजें निकल कर लाए, गलत जानकारी उपलब्ध ना हो। अब वो स्वयं अगर अपनी तरफ से बोलते हैं तो वो भी गलत। आपको मालूम है नानक जी के साथ किस प्रकार उन्होंने कबीर और आदि आदि दुनिया भर की चर्चाएं और अंतरिक्ष यान बहुत सारी चीजें। तो अगर वो गलत बोलेंगे तो प्रधानमंत्री पद का सब सम्मान करते हैं, गौर कीजिएगा, लेकिन उस कुर्सी के ऊपर बैठकर अगर कोई गलत करता है या मान लीजिए मेरे विचार नहीं मिलते तो नेचुरली मैं तो फिर उस चीज को क्रिटिसाइज करूंगा। तो ये सब होता, प्रधानमंत्री पद की को कोई नहीं मना। कई बार क्या होता, मंदिर के अंदर मंदिर को कोई गाली नहीं देता, लेकिन मंदिर का यदि पुजारी कुछ भी गलत करता है तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। नरसिम्हा राव भी इस देश के प्रधानमंत्री है। अब अगर उनके विरुद्ध कुछ जांच आदि आदि दुनिया भर की चीजों की बात चली तो उसमें आप कहने लगे कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ आप कर रहे हैं, तो वो तो कोई बात से बनते नहीं है। चलिए, तो अब बाकी जो हम एक चर्चा, एक मुहिम जरूर चलाना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन भी वो ये है कि आप लोग हमने पीछे बताया था कि लुप्त होते फुटपाथ, दिल्ली के फुटपाथ पर लगभग बहुत सारे, मैं कुछ ज्यादातर फुटपाथ पर कब्जा हो चुका है। अब उसमें आजकल बहुत सारे लोग नाम दे रहे हैं जी रोहिंग्या आ गए, वो आ गए, जो भी कोई आ गया हुस है, और रोहिंग्या अब आ गए, उससे पहले कहीं चले जाइए। मैंने चर्चा करी थी दिल्ली का जो पंखा रोड है, जो पश्चिम दिल्ली के अंदर आता है, जो दिल्ली कैंट क्षेत्र से आप निकलिए और उत्तम नगर की तरफ जाते हैं जिसको पंखा रोड, वहां पर
अभी ये मेरे ख्याल से कोविड काल के दौरान की बात है कि सब लोग निकल कर फुटपाथ पर जमा हुए हैं। पूरा जनक सिनेमा हॉल और उससे शायद आगे तक भी फुटपाथ पर टोटल कब्जा है। शाम होने के बाद उनकी चारपाइयां, उनके बच्चे सब नीचे खेल रहे होते हैं। तो खतरा ये भी होता है दूसरा, क्योंकि इतनी जगह जब भिड़ जाती है, फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति, पैदल चलने वाला व्यक्ति कहाँ चलेगा, नीचे चलेगा तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। अब वहां पर कुछ लोहे के वो बनाकर भी स्टॉल टाइप भी लगा दिए गए, तो देर सवेर उनके ऊपर नेचुरली कब्जा होता है। और ये सीधी सी बात है कि बिना लिए दिए तो कुछ होता नहीं है। क्षेत्रीय एजेंसी के इसके अंदर सीधे सीधे मिली भगत होते नहीं है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं हटाते, किसने रोका है? आप इस तरफ ही चले जाइए, आप मायापुरी वाली सड़क की तरफ चले जाएं, तो उसके ऊपर भी आप देखिए जो है माया एनक्लेव एंड वो जो भी गुलाबी बाग एंड वो एरिया के ऊपर। और खाली ये नहीं है कि उन्होंने कोई झुग्गियां डाल दी, झुग्गियों में बाकायदा एसी लगे हुए हैं। झुग्गियों में ये नहीं कह रहा इंसान है एसी लगाए, सब कुछ लगाए, लेकिन जो भी है एसी लगे हुए हैं उसके अंदर, उसके ऊपर बाकायदा डीटीएच की वो डिश लगी हुई है, और वहां पर पूरा व्यापार होता है। ट्रेड में आदि आदि दुनिया भर की चीजें वहां पर बेची जाती हैं। पहले तो लोहा लंगड़ का सामान बेचा जाता था, अब ट्रेड मिल और बाकी बिजनेस का सामान, पूरा व्यवसाय। आप क्या सोचते हैं वो फ्री में बैठे हैं क्या? नहीं साहब। तो मेरा निवेदन है कुल मिला, अब यही हो रहा है। कहीं चले जाइए आप, एक कोई व्यक्ति 4x4 की दुकान लेता है और उसके बाहर अपना ठिया लगाता है, और उसके बाद शाम को तो विशेष रूप से आप वहां पर चिकन बेचिए, तंदूरी चिकन बेचिए, जो मर्जी बेचिए, और फिर धीरे धीरे आपको पता उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ी बहुत सुविधा शुल्क लेके इधर उधर शाम को दारू भी पी जाने लगती है वहां पर चुपके से। बेचक ठीक है, छुपा लेते हैं, खुला अड्डा है, सबको पता। कोई के प्रूफ आकर देख लीजिए, प्रूफ क्या, हाथ कंगन को आप चले जाइए, कहीं से कहीं तक चले जाइए, सब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको इन चीजों के अंदर। वही एक रेहड़ी बनी होती है, दिन में वो अगर रोटी तंदूरी नान बेच रहा है तो शाम को अंडे बेच रहा है, उसके ऊपर अंडे बेच रहा है तो थोड़ा सा गौर कीजिए, हल्का सा गौर कीजिए, साइड पे कोई ना कोई बोतल में से निकाल कर, धे पहुए में से निकाल कर मिलाकर पी रहा होगा। जूस की दुकानों पर विशेष रूप से आप देख लीजिए शाम के समय के अंदर, कोई राजनेता नहीं बोलेगा, कोई एमसीडी नहीं बोलेगा, कोई पुलिस नहीं बोलेगा, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। अब हो सकता है पुलिस क्यों कहते हैं उनके ऊपर से दबाव होता है, राजनेताओं के ऊपर से दबाव हो सकता है, मैं नहीं जानता किस कहां से दबाव हो, कहां से, लेकिन कोई कार्यवाही किसी किसी की नहीं। कोई दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ फ्री करा दीजिए अवैध कब्जों से। कोई दुकान, शायद ही कोई दुकान ऐसी होगी जो उसने बाहर फुटपाथ पर कब्जा ना किया हो। और अब तो वो जो कब्जे वाले आगे की जगह होती है उनको बेच दिया जाता है, उन ठियों को हवा हवा में बिक जाते हैं। कोशिश है, हालांकि ठीक है, आम आदमी आवाज उठाने से डरता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कब हमला हो जाए, और क्योंकि इसके पीछे बड़े संगठित लोग हैं। अब पीछे आपने सुना ही होगा, हमने जब पिछली चर्चा दिखाई उसके 2 दिन बाद की बात है कि उत्तम नगर के अंदर जो दुकान, जो परमानेंट दुकानें हैं, उनके बाहर जो रेहड़ी ठिए वाले जो लोग लगाते हैं, वहां उनसे मारपीट हुई है, और फिर खूब तकरार बढ़ी है। पता नहीं इसके बाद क्या परिणाम निकलता है, क्या निकला है परिणाम, क्या नहीं निकला। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं आवाज संगठित होकर उठाई जा सकती है, और अंदर से कहीं ईमानदारी, और पहला स्तर कम से कम जो पार्षद या जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनको भी सामने आना पड़ता है। और सबको पता है, लेंटर डाल रहे होते हैं लोग, मकान बनाने लगते हैं, सबसे पहले एमसीडी वाला चुपके से पहुंच जाएगा। मैं दिल्ली का भी अगर चर्चा कर रहा हूँ तो पुलिस वाला भी पहुंच जाएगा वहां पर। क्या होता, क्या करेगा? ठीक है, एक समय जब 2015 में केजरीवाल आए थे तो उस समय थोड़ा सा खौफ जरूर था, वरना उससे पहले तो पुलिस वाले मजदूरों के औजार फावड़े वगैरह उठाकर ले जाना अपना अधिकार समझते थे। एमसीडी वाला इतना बड़ा चिट्ठा बनाकर आपने यहाँ भेज देगा, फिर जाइए उसके ऑफिस के अंदर जाइए और सेटिंग कीजिए। यही हाल आज के समय में बिजली के मीटर्स का है। सरकार ने एक नियम बना दिया कि इतने मीटर से ऊपर पर नहीं लगेगा मीटर, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मकान बन रहे हैं वो छोटी छोटी गलियों के अंदर है साहब, वहां वैसे भी आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचेगी, आपको पाइप दूर तक लाना ही पड़ेगा, भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो। लेकिन होता क्या है, अगर आपने उनको पैसे खिला दिए तो आप देख लीजिए कितनी जो प्रेस्क्राइब्ड हाइट है, ऊंचाई है, उससे ऊपर कहां मीटर नहीं लगा हुआ।
लेकिन क्योंकि आपने सेवा कर रखी है। अब दिक्कत यही है हिंदुस्तान में, जो सेवा नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता है, थोड़ा सा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहता है, तो पीछे। सड़कों पर भी आपने देखा होगा, रेलवे क्रॉसिंग पर जहाँ फाटक होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन में होता है वो ठीक है, लेकिन फिर लोग क्रॉस कर करके आमने सामने अड़ जाते हैं। उधर दूसरी साइड से भी यही होता है, और फिर होता क्या, फाटक खुल जाता है, फाटक खुलने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने। वहां पर भी जो ईमानदारी से चलना चाहता है वो पिछड़ता है। और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती हो गई है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, अगर आप ईमानदारी से काम कराना चाहते हैं तो आपका टाइम तो डेफिनेटली वेस्ट होगा। आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चले जाइए, कहते हैं हमने बड़ा वो कर दिया, जो पहले प्राइवेट वाले लोग बैठे वहां तक ठीक है, लेकिन जो बाद के आपके पासपोर्ट ऑफिसर और फलाना, वो आपको तंग करेंगे ही किसी ना किसी बहाने, इतनी उतनी सी चीज के ऊपर भी वो आपको दुखी करेंगे। असल में मंशा उन लोगों की भी यही होती है कि भाई नहीं, कुछ कहीं से उनके वाले किसी चैनल से आप आ जाइए। अब ठीक है, जब कुछ लोग जिद्दी होते हैं, फिर लगे होते हैं, मतलब जो काम उनका उसी दिन हो जाना चाहिए वो 2-3 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, महीना 1.5 महीना बाद होता है। मतलब कुल मिलाकर हतोत्साहित करने का प्रयास तो इन लोगों का होता है जिसको 2 टाइम की रोटी मिलने लगती है, खासतौर से जो सरकारी पदों के ऊपर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी कितने भी ईमानदारी कर रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी अकेला क्या कर रहे हैं, ये नीचे जो बैठे हुए हैं इनका तो मुंह में खून लगा हुआ ना इन लोगों। कुछ लोग ईमानदारी से बिजली के बिल देना चाहते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से पानी के बिल भरना चाहते हैं, लेकिन अनेकों लोगों ने सेटिंग बनाई है, तो नीचे आते हैं उनके हाथों को थमा दिया जाता है और वही लोग रास्ता बता जाते हैं। बात यह है कि केजरीवाल ने पानी फ्री कर दिया एक लिमिट तक, अगर 20 किलो तक, लेकिन बात यह कि उससे पहले भी जिनके यहाँ पानी बहता था, पूरी रात बहता, तब भी था, पूरी रात बहता अब भी है, उन्होंने वही 150 रुपए नीचे वाले के हाथ पर रखने होते, बस वो बंद मीटर या एवरेज या जो कुछ भी है सबको सारे रास्ते पर। ईश्वर जाने इस हिंदुस्तान का सुधार कैसे होगा। ईमानदार, हर आदमी ईमानदारी चाहता, बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से चलने वालों को कौन संभालेगा, उनके साथ कोई दुर्घटना हो और होती है, बाद में पछताते रहिए, रोते रहिए। जिसके परिवार से जो व्यक्ति जाना था या जिसके साथ जो दुर्घटना होनी थी, शारीरिक पीड़ा होनी थी, वो तो हो गई ना। चलिए, मेरा निवेदन आप लोगों से है, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहे हैं तो आप लोग बाहर भी निकल रहे होंगे, बाहर निकलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब वो 2 गज की दूरी तो मुझे नहीं पता, अब ये तो प्रधानमंत्री जी जाने या मुख्यमंत्री जी जाने कि भाई 2 गज की दूरी कैसे बंदा कोई मेंटेन कर सकता है, लेकिन हाँ मास्क, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप बड़े लोग नहीं, मैं और आप बड़े लोग नहीं, इसलिए मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और कोशिश करें बहुत अच्छे वाला मास्क हो जो नाक से और यहाँ तक ढकता हो। कुछ कई बार आजकल वो स्टाइलिश से मास्क आ रहे हैं, वो यहाँ से खिसकता है, इसलिए बेहतर पुराने स्टाइल का मास्क। अपने स्वास्थ्य का रखें, क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि फिर से पलटी मार। नमस्कार। Thank you.